जय हिंद साथियों। आज की इस क्लास में हम सजीव जगत के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे और ये हमारी क्लास का आज पहला पार्ट होगा। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। ठीक है, इस क्लास का जो पीडीएफ रहेगा वह आपको टेलीग्राम के चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा, वहाँ से आपके इसकी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसमें हेडिंग लिखा हुआ है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी को हिंदी में कहा जाता है वर्गीकी, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, टैक्सो और नॉमी। टैक्सो का मतलब होता है समूह या ग्रुप और नॉमी का मतलब होता है नाम, अर्थात समूह का नाम। मतलब कोई भी जीव जंतु किस समूह से निकल के आता है उसी को अपन क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। आगे है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम समस्त जीवित जीव जंतुओं और पादपों के विभिन्न समूहों को बनाकर उनके नामकरण करते हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। मतलब जो भी सजीव जगत है, पेड़ पौधे या फिर वनस्पतियां या फिर आप कहें कि जंतु, उनका नामकरण करना क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमी कहलाता है। आगे है टैक्सोनॉमी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वैज्ञानिक डी कॉडले नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो ये बात भी आपको इसमें याद रखना है। आगे है कि जीवों के वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है, तो स्वीडिश वैज्ञानिक है जिनका नाम है कैरोलस लीनियस। इन्हें जीवों के वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। ठीक है, आगे है इसमें जीवों के वर्गीकरण के चरण। तो ये जो चरण होते हैं टोटल कितने होते हैं, 3। तो पहले तो आपको यही बात याद रखना है कि जब जीवों का वर्गीकरण किया जाता है तो उन्हें वर्गीकृत करने के कुल कितने स्टेप या चरण होते हैं, तो आंसर हो जाएगा 3। पहला चरण होता है सबसे पहले जीव को देखकर पहचान करना। जीवों को देखकर उनके स्थान और उनकी आकृतियों को पहचानना पहचान के अंतर्गत आता है। दूसरा चरण होता है उनका वर्गीकरण। पहचानने के बाद हमें क्या करना होता है, उनका वर्गीकरण कि वह किस चीज़ों से भिन्न है। तो जीव की शारीरिक संरचना के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित करना क्या कहलाता है, उनका वर्गीकरण कहलाता है। तीसरा है उनका नामकरण, जिसे आप नॉमनक्लेचर कहते हैं। तो जीव का वैज्ञानिक नाम रखना, जैसे पेड़ के नाम को हम बॉटनिकल नेम मतलब वनस्पति नाम कहते हैं और जंतुओं के नाम को हम एनिमल नेम कहते हैं, मतलब साइंटिफिक नेम रखना उनका क्या कहलाता है, नामकरण कहलाता है। तो किसी भी जीव के वर्गीकरण के कुल 3 चरण होते हैं। पहले उनको पहचानो, पहचान कर उनके शरीर की संरचना के आधार पर वर्गीकृत करो और वर्गीकृत करने के बाद में उनका नाम रखो। ठीक है, आगे इसमें एक नोट है जिसमें इन तीनों के चरण का आरोही क्रम दिया गया है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, नामकरण बड़ा होता है, नामकरण छोटा क्या होता है, वर्गीकरण, और उससे छोटा क्या होता है, पहचान। तो पहले पहचान, फिर वर्गीकरण, उसके बाद क्या होता है, नामकरण। तो ये एक ऑर्डर है जो कि आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे है इसमें सजीव जगत का वर्गीकरण। तो समस्त जीवधारियों का वर्गीकरण अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार किया है, जिसमें सबसे पहला वर्गीकरण है द्विपदी वर्गीकरण। तो ये वर्गीकरण किसने किया था, कैरोलस लीनियस नाम के वैज्ञानिकों ने। इन्होंने संपूर्ण जगत के जीवधारुओं को 2 भागों में बांटा था। पहले थे जंतु जगत, जिन्हें अपन एनिमल किंगडम कहते हैं, और दूसरे होते हैं पादप जगत, जिन्हें अपन प्लांट किंगडम कहते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में जीवधारियों को 2 भागों में बांटा, जो कि हमने ऊपर पढ़े हैं। एक आपका एनिमल और दूसरा क्या था, आपका प्लांट। आगे है कि जंतु जगत, केवल ये वाला, के जनक कौन है, कैरोलस लीनियस। और जब हम बात करते हैं जंतु जगत के अध्ययन को, तो वो क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमी या फिर वर्गीकी कहलाता है। आगे आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं, तो आंसर आपको क्या याद रखना है, कैरोलस लीनियस। ठीक है, अब आगे इसमें 3 जगत का वर्गीकरण। तो कैरोलस लीनियस के बाद में एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है हैकल, जो कि संपूर्ण सजीव जगत को 3 भागों में बांटते हैं। इसमें पहला है जंतु जगत, दूसरा है पादप जगत और तीसरा क्या है, प्रोटिस्टा जगत। और इनके बाद एक और व्यक्ति आते हैं, मैंने यहाँ पर नाम मेंशन नहीं किया है लेकिन आप लिख देना,
चार जगत का वर्गीकरण। एक और क्या होगा आपका, चार जगत का वर्गीकरण। और ये वर्गीकरण दिया था हमें किस वैज्ञानिक ने, कोपलैंड नाम के वैज्ञानिक, कोपलैंड नाम के वैज्ञानिकों ने। ठीक है, तो इन वैज्ञानिक ने चार जगत के वर्गीकरण के अनुसार मुख्य रूप से सबसे पहले रखा इन्होंने जंतु को, फिर उन्होंने रखा पादप को, फिर रखा उन्होंने प्रोटिस्टा को, और उसके बाद उन्होंने रखा किसको, मोनेरा जगत को। तो आपको ये नाम याद रखना है कि किस वैज्ञानिक ने सजीव जगत को किस आधार पे और कितने वर्गों में बांटा है। इसके बाद आता है फिर पांच जगत का वर्गीकरण। इसे किया था R.H. विटेकर नाम के वैज्ञानिक ने। इन्होंने उसी को आगे बढ़ाते हुए पहले जंतु, उसके बाद पादप, फिर प्रोटिस्टा जगत, उसके बाद मोनेरा जगत, और सबसे लास्ट में कौन आ गए, फंजाई या कवक जगत। और अभी हम वर्तमान समय में इसी वाले जगत का अध्ययन करते हैं। ठीक है, आगे इसमें नोट है जिसमें कहा गया कि उपरोक्त वर्गीकरणों में आधुनिक समय में, मतलब अभी हम बात करें इनके बारे में, तो हम इन पांच जगतों का अध्ययन करते हैं जो कि लास्ट में R.H. विटेकर ने हमको बताए। जंतु जगत, पादप जगत, प्रोटिस्टा जगत, मोनेरा जगत और कवक जगत, इन्हीं के बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे है इसमें कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो आंसर हो जाएगा अरस्तु। यदि पूछे आपसे जंतु विज्ञान के जनक, तो आंसर हो जाएगा अरस्तु। लेकिन यदि आपसे पूछे पादप या फिर वनस्पति विज्ञान के जनक, तो आंसर हो जाएगा थियोफ्रास्टस। तो ये तीन नाम भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, अब आगे है इसमें जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो जितने भी जीव खोजे जाएंगे तो उनको नाम रखने की मेथड कौन सी है, किस तरीके से हम उनके नाम को रखते हैं, तो वही पद्धति क्या कहलाती है, हमारी द्विनाम पद्धति कहलाती है। तो यह पद्धति कैरोलस नामक जो वैज्ञानिक हैं, जो हम पीछे पढ़ के आए, कैरोलस लीनियस नाम के वैज्ञानिक ने दी थी। आगे है, इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलके बना है। कौन सी भाषा होगी, लैटिन भाषा। और जिनमें पहला शब्द क्या होगा, वंश का नाम, और दूसरा शब्द बताएगा जाति का नाम। ठीक है, कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि वंश तथा जाति के नाम के बाद में उस वर्गीकीविद या वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है। किसके अनुसार, इस द्विनाम पद्धति के अनुसार। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि कोई भी जीव खोजा गया है पहली बार, और खोजने के बाद में जब उसका नाम रखा जाता है, तो पहले उसके वंश का नाम लिखा जाएगा, और वंश के नाम लिखने के बाद में उसकी जाति का नाम लिखा जाएगा। तो इसी को अपन क्या कहते हैं, इसकी द्विनाम पद्धति कहते हैं। ठीक है, आगे है इसमें एक एग्जाम्पल जिसमें मानव का वैज्ञानिक नाम लिखा हुआ है। तो जब भी हम किसी भी स्पीसीज का नाम लिखते हैं तो पहले वंश, फिर जाति का नाम, और जाति के नाम के बाद में जिस वैज्ञानिक ने उस जीव को खोजा है उस वैज्ञानिक का नाम सबसे पीछे लिखते हैं। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सैपियंस, लिन। तो होमो उसके वंश का नाम है, सैपियंस जिसकी जाति क्या है, सैपियंस, मतलब वंश का नाम हो जाएगा होमो, और जो होमो है वह किस जाति से आया, तो आंसर हो जाएगा सैपियंस। और ये नाम रखा किसने, कैरोलस लीनियस नाम के वैज्ञानिक ने। तो लीनियस से केवल लिन को यूज किया है। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। आगे है इसी में कि प्रत्येक जीवधारी का जो नाम होता है, तो उस नाम में जो वंश का नाम होता है उसका नाम कैपिटल लेटर में, उसका जो पहला वाला लेटर होता है, जैसे होमो में होमो का एच होगा कैपिटल, और जो उसकी जाति का नाम होगा वह स्मॉल लेटर से लेकिन इटैलिक लिपि में लिखा जाता है। मतलब इसको बोलते हैं तिरछा करके लिखना। कंप्यूटर में आपने देखा होगा कि आई बना होता है थोड़ा हुआ तिरछा करके, तो उसी को बोलते हैं इटैलिक। तो प्रत्येक जीवधारी का इस द्विनाम पद्धति के अनुसार जब आप नाम रखते हैं तो उसका जो वंश का नाम होता है उसका पहला वाला लेटर कैपिटल, और जो उसका जाति का नाम होता है वह पूरा का पूरा स्मॉल लेटर में होता है और इटैलिक लिपि में लिखा जाता है। ठीक है, आगे हैं इसमें कुछ जंतुओं के जूलॉजिकल नेम, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, इनके वैज्ञानिक नाम। जिसमें सबसे पहले दिया है मेंढक। तो मेंढक को अपन बोलते हैं राना टिग्रेना। उसके बाद बिल्ली, तो बिल्ली को बोलते हैं फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ता,
कुत्ता का नाम होता है कैनिस फैमिलियरिस। उसके बाद है गाय, तो गाय का होता है बॉस इंडिकस या फिर बॉस इंडिका। उसके बाद है घरेलू जो मक्खी होती है उसका नाम होता है मस्का डोमेस्टिका। किंग कोबरा जो कि एक सांप की प्रजाति है, इसका जो वनस्पति जो क्या बोलते हैं वैज्ञानिक नाम होता है वह क्या होगा, ओफियोफैगस हना। शेर का जो जंतु नाम होता है पैंथोरा लियो। बाघ या टाइगर का पैंथोरा टिग्रिस या टाइग्रिस। व्हेल मछली का डॉल्फिनस डेल्फिस। हाथी का क्या हो जाएगा, एलीफेस। उसके बाद मोर का जो नाम होगा वह होगा पावो क्रिस्टेटस। ठीक है, आगे इसमें कुछ और नाम है, इसमें कबूतर का हो जाएगा कोलंबा लिविया। जेब्रा का एक्वस क्योगा। गधा का एक्वस एसिनस और घोड़ा का एक्वस कैलिलस कैबेलस। ठीक है, आगे है चीता, तो चीता का हो जाएगा एसिनोक्स जुबेटस। आगे है भीड़, तो भीड़ का हो जाएगा ओविस एरिस। चूहा का हो जाएगा रेटस नॉर्विगस। छिपकली का हो जाएगा हेमी डक्टाइलिस फ्रीनेटस। बंदर का हो जाएगा रीसस मंकी या मकाऊ। ठीक है, लोमड़ी का हो जाएगा बोलपस वैनगा लेंसिस। तो इनमें जितने भी मैं नाम लिख रहा हूँ ये सब आपको एक एक बार कम से कम इनको पढ़ना है। और गिलहरी का होता है फाउनेम बुलस। तो ये सभी नाम आपको इसमें याद रखना है क्योंकि ये कुछ एग्जाम में नाम होते हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आगे है इसमें जीवों के लक्षण के आधार पर वर्गीकरण का क्रम, और इस क्रम से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आता है जगत पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आता है संघ जिसे अपन बोलते हैं फाइलम। तीसरे नंबर पे आता है आपका वर्ग या क्लास। चौथे नंबर पे आता है ऑर्डर या गण। पांचवें नंबर पे आता है कुल या फैमिली। और छठवें नंबर का क्रम होता है वंश या जैनस। और सातवें नंबर पे सबसे आखिरी में क्या आती है, उसकी जाति। तो ये ऑर्डर है जो कि आपको इसमें याद रखना है। इन सभी को हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बातें जान लेते हैं। सबसे पहला है जगत जिसे अपन बोलते हैं किंगडम। तो इसमें जीवों के विभिन्न जगतों को शामिल किया गया है। यह जगत अपने विकसित अवस्था के आधार पर बनाए जाते हैं। जैसे सर्वप्रथम मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और अंत में जंतु जगत को रखा गया। तो इस प्रकार से आपको इनके नाम याद रखना है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि सजीवों का जब वर्गीकरण किया गया है तो कुल उसमें कितने जगत हैं, तो जगतों की संख्या कितनी है, 5। जंतु जगत, पादप जगत, कवक जगत, प्रोटिस्टा जगत और मोनेरा जगत। जगत के बाद में उनके अंदर यदि इनको आप ओपन करके देखेंगे, जैसे जंतु जगत है तो इसके अंदर अलग अलग प्रकार के संघ होते हैं। तो संघ क्या होंगे, तो जंतुओं के वर्गीकरण के प्रारंभिक स्तर को अपन संघ कहते हैं। इसमें प्रोटोजुआ और मेटाजुआ जंतुओं के प्रमुख संघ के नाम हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है वर्ग। वर्ग को आप इंग्लिश में कहते हैं क्लास। तो जंतुओं का वह समूह जिसमें उन्हें अलग अलग व्यवहार के आधार पर समायोजित करके रखा जाता है क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। यह संघ एवं गण के मध्य की कड़ी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसमें याद रखेंगे। ऊपर होगा आपका क्या, संघ, और इसके नीचे क्या है, हमारा गण। तो इन दोनों के बीच की कड़ी क्या कहलाता है, हमारा वर्ग कहलाता है। जैसे मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग, सरीसर वर्ग, पक्षी वर्ग, स्तनधारी वर्ग इत्यादि। वर्ग के बाद जो अगला चरण होता है वह क्या होता है, गण। गण को आप इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर। तो समान संरचना और समान गुणों वाले जो जंतु होते हैं उनको जिस कुल में रखा जाता है उन्हें अपन क्या कहते हैं, गण कहते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने कुल और गण को एक समान माना है, लेकिन सामान्यतः ये दोनों क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, अगला है कुल। कुल को अपन कहते हैं फैमिली। जनरली अपन बोलते हैं ना कि आपका कुल क्या है, किस जगह से आपके जीवन का प्रारंभ हुआ है, तो कुल मतलब हो जाएगा आपकी फैमिली। तो समान प्रजातियों वाले प्राणियों के समूह को अपन क्या कहते हैं, कुल कहते हैं। ठीक है, अगला है हमारा वंश। वंश को अपन कहते हैं जेनिस। तो ऐसी प्रजातियां या जातियां जिनकी आकारिकी का मतलब होता है ऊपरी आवरण, मनुष्य की या किसी भी जीवधारी की
की आंतरिक संरचना, बाह्य संरचना। आकारिकी मतलब हो जाएगा बाह्य संरचना। यदि आप एक पेड़ को देखोगे और एक मनुष्य को देखोगे तो दोनों के ऊपर से देखने पर अलग अलग आकृतियां हैं, तो उसी को अपन बोलते हैं आकारिकी। तो बाह्य संरचना का अध्ययन। तो ऐसी जातियां जिनकी आकारिकी शारीरिकी में क्या होती है, समानता पाई जाती है, जिसके आधार पर भावी पीढ़ी का क्या होता है, आगमन होता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, वंश कहते हैं। जैसे घोड़ा, गधा और जेबरा तीनों का बाहर से देखने की संरचना और शरीर की संरचना कैसी है, लगभग एक समान है, तो ये एक ही वंश के कहलाते हैं। ठीक है, आगे है इसमें जाति। जाति को अपन क्या कहते हैं, स्पीसीज कहते हैं। तो पेड़ पौधे और जंतुओं में होने वाली विभिन्नताओं के आधार पर उन्हें अलग अलग श्रेणी में रखना क्या कहलाता है, उनकी जाति कहलाता है। इसे वर्गीकरण की इकाई कहा जाता है। वेरी मोस्ट आईएमपी पॉइंट कि सजीवों में वर्गीकरण की इकाई हम किसे कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, जाति। अर्थात जीवों के वर्गीकरण की सबसे प्रारंभिक श्रेणी क्या कहलाती है, जाति कहलाती है। ठीक है, तो ये जितने भी मैंने आपको क्रम लिखवाए ये सभी आपको इसमें याद रखना है। अब आगे है इसमें जीवों का वर्गीकरण। जितने भी सजीव हम पढ़ने वाले हैं, जिनको हमने 5 अलग अलग जगतों में बांटा है, हम उनके बारे में इसमें बात करेंगे। तो जीवों का वर्गीकरण मुख्य रूप से 5 जगतों में बटा हुआ है, जिसमें सबसे पहला जगत कौन सा आता है, आपका प्रोटिस्टा। दूसरे नंबर पे आता है मोनेरा। तीसरे नंबर पे आता है आपका कवक। चौथे पे आते हैं आपके पेड़ पौधे और पांचवें पे क्या आता है, जंतु। तो जो मैंने ये नंबर लिखे उन नंबर को मत देखना आप, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम पढ़ेंगे पहले कौन सा वाला, जंतु जगत। तो जंतु जगत जो होता है ये मुख्यतः 2 भागों में बटा होता है। ये हो गया इनका जगत और ये क्या होता है, इनका उपजगत। तो पहला कौन सा होता है इसमें, प्रोटोजुआ। दूसरा क्या है इनका, मेटाजुआ। प्रोटोजुआ आगे चल के नहीं बढ़ता है, लेकिन ये मेटोजुआ जो होता है आगे चल के 2 और जगतों में बढ़ जाता है, जिन्हें अपन कार्डेटा और अकार्डेटा। कार्डेटा का मतलब होता है ये ऐसे जीव जंतु जिनमें मुख्य रूप से रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, यहाँ नीचे लिखा हुआ है कशेरुकी। और जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है उन्हें अपन अकार्डेटा या अकशेरुकी जंतु कहते हैं। तो सबसे पहले जीवों का वर्गीकरण, उसमें जंतु जगत को फिर से 2 भागों में बांटा जाता है, प्रोटोजुआ और मेटोजुआ। प्रोटोजुआ वहीं के वहीं रहेगा। मेटाजुआ फिर से 2 भागों में बढ़ता है, कशेरुकी और अकशेरुकी। फिर कशेरुकी की बात करते हैं तो कशेरुकी में मुख्य रूप से आता है संघ कार्डेटा। संघ कार्डेटा का मतलब ही यही होता है कि उनमें रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है, और इसके अंतर्गत आते हैं हमारे 5 वर्ग। मत्स्य वर्ग आता है, उभयचर वर्ग आता है, सरीसृप वर्ग आता है, पक्षी वर्ग आता है और स्तनधारी वर्ग आते हैं। इसके बाद आता है अकशेरुकी जंतु। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, संघ पॉरीफोरा, संघ निडेरिया, संघ प्लेटीहेलमिन्थीस, संघ एस्केहेलमिन्थीस, संघ एनालिडा, संघ मोलास्का, एकाइनोडर्मिटा, ऑर्थोपोडा और नीचे एक और लिखा है हेमिकार्डेटा। तो इन सभी के बारे में हमें एक एक करके पढ़ना होता है। फिर आगे है पादप जगत। तो पादप जगत को बांटा गया है 2 भागों में। पहला होगा पुष्पीय पादप, दूसरा होगा अपुष्पीय पादप। पुष्पीय पादप को फिर से 2 भागों में बांटा जाता है, आवृतबीजी और अनावृतबीजी। और अपुष्पीय को बांटा जाता है 3 भागों में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेडिरोफाइटा। ठीक है, आगे है प्रोटिस्टा जगत। तो प्रोटिस्टा जगत को 3 भागों में बांटा जाता है, जंतु संप्रोटिस्टा जगत, पादप संप्रोटिस्टा जगत और लास्ट में हो जाएगा कवक संप्रोटिस्टा जगत। उसके बाद मोनेरा जगत, ये 2 भागों में बटा होता है, आर्की बैक्टीरिया जिसे हम क्या कहते हैं, आर्किया कहते हैं, और दूसरा होता है यू बैक्टीरिया या फिर इसका नाम होता है बैक्टीरिया। आगे है कवक जगत। तो कवक जगत मुख्य रूप से 4 भागों में बटा होता है। पहला होता है सहजीवी कवक, दूसरा होता है परजीवी कवक, तीसरा होता है मृतोपजीवी कवक और चौथा होता है लाइकेन। तो इस तरह से हमें इस चार्ट को एक एक करके हर एक हेडिंग को अंदर ओपन करके डिटेल में पढ़ना होगा, तभी जाके हमें इसका जो मेन हेडिंग है सिलेबस में वो हमारी जाके पूरी होगी। ठीक है, तो इसे हम कोशिश करेंगे एक ईजी वे में पढ़ें चार्ट बना के। ठीक है, तो चलिए आज हम इसमें पहला पढ़ते हैं जंतु जगत। ठीक है, तो अब हम इसमें पहला जो जगत है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है जंतु जगत। तो जंतु जगत के बारे में जब बात की जाती है
तो जंतुओं का वैज्ञानिक वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था? अरस्तु नाम के वैज्ञानिक ने। और जंतुओं को प्राणी जाति की परिभाषा किसने दी? तो आंसर होगा जॉन रे नाम के वैज्ञानिक ने। आगे है जंतुओं का आधुनिक वर्गीकरण किसने बताया हमें? तो आंसर हो जाएगा कैरोलस लीनियस। ठीक है। आगे है कि जंतु के जगत को दो उपजंतु जगत में बांटा जाता है। इसमें पहला होता है प्रोटोजोआ जंतु जगत और दूसरा होता है मेटाजोआ जंतु जगत। जैसा कि मैंने चार्ट में बताया है, वहां से देख के आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला है प्रोटोजोआ जंतु जगत। इसकी जब बात की जाती है तो जो प्रोटोजोआ शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किया था गोल्डफस नाम के वैज्ञानिक ने। और यह जो जगत है सबसे आदिकाल और सबसे पुराना जगत है, जो कि सबसे साधारण जंतुओं से संबंधित है। तो दो बातें हैं, सबसे पुराना और आदिकाल जगत, तो आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ। और ऐसा जगत जिसमें साधारण जीव जंतु पाए जाते हैं, तो भी आंसर क्या होगा? प्रोटोजोआ जगत। प्रोटोजोआ जगत के जंतुओं के अंतर्गत पाए जाने वाले जो जंतु होते हैं वह एक कोशिकीय होते हैं, साथ ही साथ यूकैरियोटिक जीव होते हैं। यह स्वतंत्र जीवी होते हैं, सहजीवी होते हैं, या फिर सहभोजी होते हैं, या फिर क्या होते हैं? परजीवी होते हैं, या फिर क्या होते हैं? अपने पोषण के लिए मृतोपजीवी होते हैं। ये पोषण के बिहाफ पर है कि अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। तो ये इतने बिंदु इसके आपको याद रखना है। आगे है कि यह जो जंतु होते हैं अपनी श्वसन क्रिया और अपनी उत्सर्जन क्रिया को अपनी बाहर की जो त्वचा होती है बाहर वाली, उसको विसरण विधि के द्वारा पूरा करते हैं। ठीक है। आगे है प्रोटोजोआ जंतु जो होते हैं प्रजनन की क्रिया मुख्य रूप से लैंगिक विधि और अलैंगिक विधि दोनों के द्वारा करते हैं। इसको आप बोलते हैं सेक्सुअल, और ये होता है आपका असेक्सुअल। इन दोनों का मतलब क्या होता है कि ऐसा जनन जिसमें नर और मादा दोनों के जो युग्मक होते हैं, नर का क्या होता है? शुक्राणु, और मादा के क्या होते हैं? अंडाणु। दोनों आपस में मिलकर क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं, तो उसे कहते हैं लैंगिक जनन। और ऐसा जनन जिसमें या तो नर नर अकेला या मादा मादा अकेली, मतलब उनमें दोनों की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उसे अपन कहते हैं अलैंगिक जनन। और इनमें जो अलैंगिक जनन होता है वह द्विविभाजन विधि से होता है, या फिर बहुविभाजन विधि से होता है, या फिर मुकुलन विधि के द्वारा होता है। ठीक है। आगे है कि प्रोटोजोआ को जीवद्रव के स्तर पर गठित जंतु भी कहते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्रोटोजोआ जो जंतु होता है इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी अंग नहीं होता है, और जब कोई अंग नहीं है तो उसके अंदर का जो जीव द्रव है वो एक गांठ के रूप में होता है। इसलिए हम प्रोटोजोआ को जीव द्रव के स्तर पर गठित जंतु के नाम से जानते हैं, ना ही कोई इनमें ऊतक होते हैं अंदर। ठीक है। आगे है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में सुरक्षा से या फिर अपने आप को सुरक्षित करने के लिए इनमें परिकोष्ठन के गुण पाए जाते हैं। परिकोष्ठन का मतलब होता है कि जब विषम परिस्थितियां आ जाएं तो ये अपने आप को क्या करते हैं? कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? परिकोष्ठन कहते हैं। ठीक है। आगे है इसमें कि इनका जो शरीर होता है प्रोटोजोआ जगत के जंतुओं का, तो इनका कैसा होता है? नग्न होता है, या किन्हीं किन्हीं का क्या होता है? पॉलीकल के द्वारा घिरा होता है या फिर ढका होता है। कुछ जंतु इनमें ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कठोर खोल या ऊपर कठोर आवरण पाया जाता है, उनमें ये क्या रहते हैं? बंद रहते हैं। तो तीनों तरह के इसमें जंतु होते हैं, कुछ नग्न भी होते हैं, कुछ पॉलीकल के द्वारा ढके होते हैं, और कुछ एक कठोर खोल के द्वारा बंद रहते हैं। ठीक है। आगे है प्रोटोजोआ जंतु के उदाहरण। तो कौन कौन से होते हैं? अमीबा, उसका आप नाम सुना होगा यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, उसका सुना होगा पैरामीशियम, यहाँ पे सुना होगा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा कोलाई, एंट अमीबा जिंजीवैलिस, ये भी क्या हो जाएगा? लीसमेनिया, और लास्ट वाला हो जाएगा ट्रेपोनोसोमा। तो जितने भी मैंने ये नाम लिखे हैं सभी के सभी प्रोटोजोआ जो जंतु होते हैं उनके क्या है? उदाहरण। और आपको ये इतने नाम इसमें याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है। आगे है प्रोटोजोआ जंतु जगत से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। तो सबसे पहला बिंदु इसमें है कि अमीबा के बारे में।
जो कि ऊपर लिखा हुआ है। तो अमीबा का जो वैज्ञानिक नाम है वह क्या है? अमीबा प्रोटियस, ये है पूरा नाम, अमीबा प्रोटियस, जिसका मतलब होता है कि ऐसा जीव जो कि शरीर के आकार को बदलने की क्षमता रखता है, उसी को क्या बोलते हैं? अमीबा प्रोटियस कहते हैं। तो ये नाम आप इसमें याद रखेंगे। आगे है कि मनुष्यों में पैचिस नाम का एक रोग हो जाता है। पैचिस का मतलब होता है दस्त लगना या डायरिया होना, बार बार क्या होना? लूज मोशन होना, उसी को अपन क्या बोलते हैं? पैचिस कहते हैं। तो ये जो पैचिस होता है वह प्रोटोजुआ से होने वाला एक क्या होता है? रोग होता है। और इस रोग में मुख्य रूप से हो क्या जाता है कि जो ये गॉर्डिया इंटेरिनलस या फिर एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नाम के जो प्रोटोजुआ होते हैं, ये हमारे आमाशय की जो जठर ग्रंथियां होती हैं उनके ऊपर जाके बैठ जाते हैं, और उस ग्रंथि से फिर एंजाइम निकल नहीं पाता। तो एंजाइम नहीं निकलता तो क्या होते हैं? दस्त निकलना शुरू हो जाते हैं। तो आप तो इतना याद करेंगे कि मनुष्यों में जो पेचिस रोग होता है वह किससे होता है? तो आंसर हो जाएगा प्रोटोजुआ। इतनी बात तो याद रखना। यदि आगे इसमें याद रख सकते हो तो इस प्रोटोजुआ का नाम याद कर लेना। ठीक है। आगे है इसमें कि मनुष्यों के बृहदांत्र। बृहदांत्र क्या होता है? जो हमारी बड़ी आंत होती है उसका भाग होता है। किसका भाग होता है ये? लार्ज इंटेस्टाइन या फिर बड़ी आंत। तो मनुष्यों के बृहदांत्र में एंट अमीबा कोलाई नाम का एक प्रोटोजुआ पाया जाता है, जो कि जीवाणुओं को खाने का काम करता है, क्योंकि ये जीवाणु हमारे लिए क्या होते हैं? नुकसानदायक होते हैं। और ये जो अमीबा होता है, ये जो हमारा प्रोटोजुआ होता है कोलाई नाम का, ये हमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो ये बात भी याद रखना है आपको। तो प्रश्न एक बार परीक्षा में पूछा गया था कि मनुष्य की बड़ी आंत में किस प्रकार का प्रोटोजुआ पाया जाता है, उसका नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा एंट अमीबा कोलाई। और ये किनका भक्षण करता है? तो आंसर हो जाएगा जीवाणुओं का। ठीक है। अब आगे है इसमें मनुष्यों में, क्योंकि प्रोटोजुआ से अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं, तो एक बार में सारे रोग आप पढ़ लीजिए। एक हो गया पेचिस, दूसरा होता है पायरिया, किससे संबंधित है? दांतों से संबंधित। मलेरिया किससे संबंधित? स्प्लीन को अपन कहते हैं तिल्ली। ठीक है। उसके बाद कालजार, मतलब एक प्रकार का बुखार होता है जिसमें हमारा लीवर क्या होता है? लीवर को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। उसके बाद है निद्रा रोग, इसी को अपन बोलते हैं सुषुप्त, मतलब सोने की बीमारी होना, सुषुप्त। और ये सीसी नाम की एक मक्खी होती है, उसको काटने से होता है। और सीसी नाम की मक्खी जब काटती है तो उसके मुंह से निकलता है ट्रैपेनोसोमा नाम का क्या? प्रोटोजुआ। और यही प्रोटोजुआ क्या करता है? हमारे खून में मिला रहता है पहले से ही। ठीक है। और क्या करता है? हमें सुषुप्त अवस्था में ले जाता है। हम लगातार 24 घंटे में से 22 से 21 घंटे तक सोते रहते हैं। ठीक है। आगे है इसमें पायरिया। तो पायरिया होता है एंट अमीबा जिंजीबेलिस नाम के प्रोटोजुआ से। मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजुआ से। और ये जो प्रोटोजुआ होता है मादा एनाफिलीज नाम के मच्छर में पाया जाता है। कालाजार जो होता है वह लीथमैनिया नाम के प्रोटोजुआ के काटने से या फिर उनकी उपस्थिति की वजह से होता है। ठीक है। ये मैंने पढ़ाई दिया है। ठीक है। आगे है इसमें कि मानव रक्त में पाया जाने वाला प्रोटोजुआ नाम क्या होगा? ट्रिपाइनोसोमा गैम्बियंस नाम का प्रोटोजुआ किसमें पाया जाता है? मानव के रक्त में। और यही जिम्मेदार होता है किसमें? निद्रा रोग को बढ़ाने में। ठीक है। और इसमें थोड़ी बहुत हेल्प कर देती है कौन? सीसी नाम की मक्खी। ठीक है। आगे है इसी में कि पैरामीशियम कॉर्डेटम नाम का जो प्रोटोजुआ है, इसका आकार होता है चप्पल के जैसा, इसलिए हम पैरामीशियम कॉर्डेटम नाम के प्रोटोजुआ को चप्पल प्रोटोजुआ जंतु या फिर स्लीपर प्रोटोजुआ एनिमल के नाम से जानते हैं। इसी में आगे युगलिना। तो युगलिना को हम हरा प्रोटोजुआ कहते हैं। ठीक है। एक और बिंदु है कि युगलिना जो प्रोटोजुआ है यह पादप जगत और जंतु जगत के बीच की क्या होती है? कड़ी होती है। दोनों के बीच में मध्यस्थता का काम करती है। ठीक है। तो आज हमने इस क्लास में सजीव जगत जो होता है उनके वर्गीकरण के बारे में पढ़ा। ठीक है। तो अब हम इसमें कल की क्लास में जो कुछ हमारे क्वेश्चन रह गए थे ब्रह्मांड के, उनको आगे हल करते हैं। ठीक है। कल की क्लास में ब्रह्मांड से संबंधित कुछ 50 प्रश्न हमारे शेष रह गए थे। तो आज की क्लास में हम उन 50 प्रश्नों को और हल कर लेते हैं।
ठीक है। तो इसमें आज की क्लास का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। तो इसमें क्या होगा, नेपच्यून, क्योंकि नेपच्यून बहुत ज़्यादा दूर है, तो ये सूर्य से भी दूर है और हमारी पृथ्वी से भी दूर है। अगला प्रश्न है कि वर्ष दीर्घतम होता है, तो इन सभी में से सबसे कौन सा ऐसा ग्रह है जिसमें एक साल का जो समय होता है सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नेपच्यून। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सा है, जो कि सबसे बाहर वाला ग्रह कहलाता है। तो इसको भी आंसर भी क्या होगा, नेपच्यून। ठीक है। अगला प्रश्न है कि यम अथवा कुबेर प्लूटो की खोज 1930 में निम्न में से किस खगोलज्ञ द्वारा की गई थी। तो आंसर होगा इसका सही, क्लाइड टैम्बैग नाम के वैज्ञानिक के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है, मतलब अपने अक्ष पे घूमने में भी और साथ साथ में किसी दूसरे की परिक्रमा करने में, दोनों का समय सेम है। तो वह कौन है, चंद्रमा। तो चंद्रमा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है। तो आंसर क्या आएगा, चंद्रमा, कि चंद्रमा रात के समय क्या होता है, प्रकाशित होता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी से देखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल कितना प्रतिशत है जो कि हमें दिखाई देती है। किसी भी वस्तु की जो सतह होती है कुल 100% होती है, तो 100 में से चंद्रमा का हमें केवल 59% पार्ट ही दिखाई देता है, बाकी पार्ट उसके पीछे वाले भाग में होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि क्लैवियस निम्नलिखित में से क्या है। बृहस्पति ग्रह का उपग्रह, चंद्रमा पर स्थित एक बड़ा क्रेटर। तो यही इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। तो आपको इसका नाम याद रखना है कि क्लैवियस क्या है, चंद्रमा पर स्थित एक बड़ा गड्ढा या क्रेटर है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे कहा जाता है सिस लूनर, क्योंकि लूनर हो जाएगा मतलब चंद्रमा। तो ये नाम आप याद रखें, आपके एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला प्रश्न है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है। तो इन्हों में से जो ये चंद्रमा होगा ये सूर्य का ग्रह नहीं है, क्योंकि ये क्या है, पृथ्वी का एक उपग्रह है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, तो आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रमा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ पर स्थित है। तो इन चंद्रमा या फिर वरुण पर या फिर बृहस्पति पर या फिर क्या कहेंगे आप इसको, शनि। तो इन चारों में से इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा, चंद्रमा। तो चंद्रमा पर शांत समुद्र और तूफानों वाला क्या है, महासागर है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सी ऑफ ट्विंकलिटी कहाँ पर है। तो ये भी कहाँ पर है, चंद्रमा पर उपस्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा कर लेता है। तो लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। तो ये बात आप इसमें याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय कितना है। तो ये होता है 2 सेकेंड से भी कम। आपको पता होना चाहिए कि चंद्रमा का जो प्रकाश है वह स्वयं का प्रकाश नहीं है, वह सूर्य के द्वारा परावर्तित होने वाला प्रकाश है। तो वो प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 2 सेकेंड से भी कम का समय लगता है। ठीक है। अगला प्रश्न है इसमें कि निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रमा। चंद्रमा को हम पृथ्वी पुत्र के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है इसमें कि बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग है। तो जो जुपिटर है उसका जो मास है वह पृथ्वी नहीं, सूर्य के जो मास है उससे लगभग 1000वें भाग के बराबर है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि आकाश का सबसे चमकदार तारा है। तो इनमें से क्या हो जाएगा सही उत्तर, प्रोक्सिमा, वर्नाडा या नेबुला या फिर क्या हो जाएगा, सीरियस। तो ये नाम आपने सुना होगा, सीरियस। पूरे हमारे आकाश का सबसे चमकदार तारा है, कौन सा है, सीरियस। यदि सीरियस ऑप्शन में नहीं होता, ध्रुव तारा होता, तो वही उसका आंसर होता। ठीक है।
अगला प्रश्न है कि हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना है। तो ये नाम सुना होगा धूमकेतु करके, ये 76 वर्षों में एक बार दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो 76 वर्ष इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। सूर्य को छोड़ना है तो वहां से यदि दूसरी जगह से सूर्य पृथ्वी पर प्रकाश पहुंच रहा है तो उसको समय लगता है लगभग 4.5 साल। तो ये तो मैंने आपको पढ़ाया है, इस बात को आप इसमें याद रखेंगे। आगे है कि मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो लाइन बनी है ऐसी बीच में डॉट डॉट टाइप की, वो क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं। छोटे छोटे पत्थर के कण हैं जिन्हें अपन क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि क्षुद्र ग्रह जिन दो ग्रहों के बीच में होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्या पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है। तो सिरस नाम का क्षुद्र ग्रह सबसे पहली बार खोजा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि धूमकेतु की जो पूंछ होती है वह सूर्य से परिदृष्ट होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि सूर्य के द्वारा उत्सर्जित जो विकिरण होती हैं वह धूमकेतु पर भैज्य नाम का एक दबाव डालती है, जिससे क्या होती है उसकी जो पूंछ होती है सूर्य से क्या हो जाती है, डिस्ट हो जाती है, मतलब दूर हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला दिया है क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकार के चट्टानी मलबे होते हैं। तो ये बिंदु क्या है, हमारा सही है। दूसरा है अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं, सही बात है, किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर से भी बड़ा है। तो ये बात भी सही है। तीसरा बिंदु है कि क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि ग्रह कक्षा के मध्य नहीं, शनि की नहीं है। इसके बाद क्या है, मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में। तो ये वाला प्रश्न ऑप्शन क्या है हमारा, गलत है। तो ये देख लो पहला और दूसरा कौन से वाले में सही है। तो इसमें सही है फर्स्ट। तो यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आता है, चंद्रमा। तो सूर्य ग्रहण का मतलब होता है कि पृथ्वी से जब हम खड़े होकर सूर्य को देख रहे हैं और सूर्य हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो बेसिकली पृथ्वी के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है, चंद्रमा लगा रहा है। तो एक स्थिति ऐसी आती है कि जब पृथ्वी पर खड़े हुए किसी व्यक्ति को सूर्य दिखाई नहीं देता है, क्यों, क्योंकि उसकी किरणों के सामने कौन आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है। तो आप याद रखेंगे कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में यदि चंद्रमा आ जाए और पृथ्वी पर खड़े हुए व्यक्ति को सूर्य दिखाई नहीं देता है तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो भाग हमें दिखाई पड़ता है वह क्या कहलाता है, क्रीट या कोरोना कहलाता है। ठीक है, और इसी में से निकलती हैं एक्सरे किरणें जो कि हमारे लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। इसलिए कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण हो रहा है तो उस समय नॉर्मल आप उसको मत देखो, क्योंकि उसकी किरणों में से या उसकी कोरोना में से एक्स किरणें उत्सर्जित होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा था, वही क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है इसमें कि सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आता है, नहीं पृथ्वी नहीं आती, पहला वाला गलत है। उसके बाद जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, तो ये वाली बात सही है। जब अमावस्या का दिन होता है, ये बात भी सही है। जब पूर्णिमा का, ये बात तो गलत हो गई। जब जब सूर्य ग्रहण लगता है तो ये दो बिंदु क्या होते हैं, इसके सही होते हैं। तो सेकंड और थर्ड वाला देखेंगे आप तो इस वाले में सही मिलेगा। तो ये वाला ऑप्शन इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण लग सकते हैं। तो एक कैलेंडर वर्ष में मतलब 365 दिन में कम से कम लगभग 7 ग्रहण जरूर लग सकते हैं। ठीक है, तो 7 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समय के अभाव में हम क्लास को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी के जो 20 क्वेश्चन बचे हुए उनको हम नेक्स्ट क्लास में जोड़ के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इस क्लास की जो PDF होगी वह आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पर शेयर कर दी जाएगी, वहाँ से आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो
तो आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।